वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। पार्टनरशिप एक्ट के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 35 टू 38 सेक्शन तक। इम्पॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू, इम्पॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज इसके लिए ध्यान रखना। मेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत रेयर चांस है इसके ये क्वेश्चन पुट किए जाए, लेकिन आपको सिर्फ बेरेक्ट लैंग्वेज को समझना है, राइट? तो बेरेक्ट लैंग्वेज को समझ के आपको क्लियर क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन 35 से। जैसे सेक्शन 35 की जो हेडिंग है वो है कि लायबिलिटी ऑफ अ स्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, दैट मींस वो डिसीज्ड पार्टनर हो गया, तो जो उसकी स्टेट है, क्या उसकी लायबिलिटी स्टैंड कर रही है या नहीं कर रही? क्योंकि फर्म अगर कंटिन्यू कर रही है, फर्म कंटिन्यू करती है, तो उसके जो इन फ्यूचर के जो एक्ट होंगे, क्या उसके लिए डिसीज्ड जो है उसकी स्टेट, उसकी प्रॉपर्टी क्या लायबल होगी या नहीं? तो सेक्शन 35 क्या कह रहा है? वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड। पार्टनर ने एग्रीमेंट किया कि भाई अगर किसी की भी डेथ होती है तो हमारी फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, ये तो कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है जी। तो क्या होगा? By the death of the partner, the estate of the deceased partner is not liable for any of the acts done after his death. लॉ कहता है कि अगर किसी की डेथ हो गई तो अगर दूसरे पार्टनर उस बिजनेस को, उस फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके डेथ के बाद जो एक्ट करेगी फर्म, जो भी एक्ट करेगी, उसके लिए डिसीज्ड पार्टनर लायबल नहीं होगा, उसकी एस्टेट लायबल नहीं होगी। लेकिन जब उसकी डेथ हुई है उस दिन तक उसकी एस्टेट लायबल होगी। ये इंपॉर्टेंट है। अगर 1 जनवरी 2020 को किसी पार्टनर की डेथ होती है तो 1 जनवरी 2020 से पहले के जितने भी एक्ट हैं उसके लिए उसकी एस्टेट लायबल है, लेकिन इन फ्यूचर 1 जनवरी 2020 के बाद अगर कोई फर्म एक्ट कर रही है तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। देन मूव्स करते हैं लोग सेक्शन 36 के रिगार्डिंग। सेक्शन 36 क्या कह रहा है? राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। अगर कोई किसी पार्टनर को हम लोग रिटायर करते हैं, अगर आप अगर वो सीज्ड हो गया, सीज टू बी पार्टनर हो गया, उसको हम रिटायर कर दिए, तो उसके राइट क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम लोग वहां पे उसके राइट की बात कर रहे हैं कि आउटगोइंग पार्टनर्स के राइट क्या है। क्या वो उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं कर सकता? सेपरेट अलग से बिजनेस वो सेम बिजनेस कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो सेक्शन 36 क्या कह रहा है? An outgoing partner may carry on a business competing with that of the firm. पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि भाई जो रिटायर हो चुका है वो फर्म का सेम बिजनेस ओपन कर सकता है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 19 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दे रखा है कि आपका राइट है, आप किसी भी ऑक्यूपेशन को, आप किसी के ट्रेड को, किसी बिजनेस को आप कर सकते हो, वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मानी जाएगी, ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज कर दिया कि कोई भी आउटगोइंग पार्टनर है वो डेफिनेटली उस फर्म से, जिस फर्म से वो रिटायर हो रहा है, वो सेम बिजनेस कर सकता है और उसको कंपटीशन दे सकता है। एंड ही में ऑल्सो एडवर्टाइज सच बिजनेस। वो अपने बिजनेस को, जो नया बिजनेस उसने स्टार्ट किया है, सेम बिजनेस को वो एडवर्टाइजमेंट भी करेगा, एडवर्टाइज भी करेगा। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि सारी की सारी स्टोरी हमारी बट पे आकर हो जाती है, वहां पे लिखा है बट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कॉन्ट्री। लेकिन इसके अलावा अगर पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई अगर कोई भी रिटायर होता है ना, तो रिटायरिंग पार्टनर सेम बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता विद इन द बाउंड्री 30 किलोमीटर वो रेडियस के, वो सेम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। वो हमारा है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ कहता है जब सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा ना, तो जनरल रूल अप्लाई नहीं होंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के रूल अप्लाई होंगे, तो वो डेफिनेटली बिजनेस फिर कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली ही मे आल्सो नॉट यूज द फर्म नेम। वो फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कि मैं उस फर्म में जी ये रोल था मेरा, अब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उस बिजनेस, वो सारा जो फर्म थी पहले वाली वो मेरे ऊपर टिकी हुई थी, मैं था तो उनका प्रॉफिट था, अब मैं अलग हो गया, वो उस फर्म को लेके रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। थर्ड, जो पुरानी फर्म है जिससे वो रिटायर हुआ है, उसके जो कस्टम है, उसके कस्टम्स को वो सॉलिसिट नहीं कर सकता, इंड्यूस नहीं कर सकता, या उसको छोड़ो जी मेरे पास आके ले लो सामान, मैं भी देता हूं आपको, सस्ते में दे दूंगा, आप उसको इंड्यूस नहीं कर सकते। तो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस जो आपके ऊपर लगी हैं। लेकिन ऑलवेज हम लोग वर्ड यूज करते हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्री। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इंडीड वहां पर मेंशन की हुई है कि भाई आप कोई भी रिटायरिंग पार्टनर है वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता, दैट मींस वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, राइट?
अगर उन्होंने कहा कि 40 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वो बिजनेस नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। अगर वहां पर स्पेशली मेंशन करते वो कर ही नहीं सकता, सेम बिजनेस कंटिन्यू कर ही नहीं सकता रिटायरिंग पार्टनर, तो डेफिनेटली वो नहीं कर सकता। देन सेक्शन 36 की जो सेकंड क्लॉज है वो मैंने आपको काफी डीप में ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था जब हमने सेक्शन 11 किया था पार्टनरशिप एक्ट का। तो वहां पर नो डाउट रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि जब मैं 27 सेक्शन की बात करता हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो वहां पर मेंशन किया गया कि अगर कोई भी पर्सन किसी को रिस्ट्रेन कर रहा है कि आप ये बिजनेस नहीं कर सकते, आप ये ट्रेड नहीं कर सकते, डेफिनेटली अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। बट दीज सेक्शंस जो मैंने सेक्शन 11 में आपको बताया था, सेक्शन 11 की सब क्लॉज 2, सेक्शन 30 की 36 की सब क्लॉज 2, सेक्शन 54 की सब क्लॉज 2, जो ये सेक्शंस है हमारे, दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। That means to say that the second clause of section 36 says that agreement in restraint of trade is valid. अगर पार्टनर्स एग्री करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई अगर कोई पर्सन रिटायर हो गया ना तो वो विद इन द 50 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता। जब वो सेम बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता, दैट मींस हम उसको रिस्ट्रेंट ही कर रहे हैं ना, तो उसका तो डेफिनेटली सेक्शन 27 की वायलेशन हो रही है। अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 की वायलेशन हो रही है, लेकिन स्टिल लॉ कहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियर है, आप पार्टनर मे मेक एन एग्रीमेंट with a partner, with his partner, that on ceasing to be a partner, अगर कोई भी पर्सन रिटायर हो गया, he will not carry on any business similar to that of the business with a firm within a specified period or within a specified local limit 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, and notwithstanding, बावजूद इसके कि सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या मेंशन किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि these sections are the exception of section 27। तो ये ध्यान में रखना। Then we have section 37. 37 क्या कह रहा है? Right of outgoing partners in certain cases to share subsequent profit. Outgoing partners है जी, अगर outgoing partners की इन्वेस्टमेंट इतनी थी, 50 लाख इन्वेस्टमेंट थी, जब उसको रिटायर किया गया तो उसने अभी पैसा वापस नहीं लिया अपना फर्म से, तो डेफिनेटली वो शेयर तो लेगा फिर, क्योंकि आप उसके कैपिटल को यूज कर रहे हो। आफ्टर द रिटायरिंग ऑफ दैट पार्टनर, इफ यू आर यूजिंग द फर्म इज यूजिंग द कैपिटल of that retiring partner, तो वो उसको तो आपको प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। तो सेक्शन 37 क्या कर रहा है? Where any member of the firm has died, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है और अदरवाइज ceased to be a partner हो गया, और द सर्वाइविंग और कॉन्टिन्यूइंग जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन वो विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कर रहे हैं। जिस पर्सन की डेथ हो गई, सपोज वी हैव देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी, सी की डेथ हो गई, ए एंड बी जो वो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उसने अभी सी की सेटलमेंट नहीं की कि इसको कितना पैसा देना है लमसम, इसका कैपिटल वापस करना है, इसकी प्रॉपर्टी वापस करनी है, अभी कोई सेटलमेंट नहीं हुई। तो लॉ कहता है दैट मींस अगर ए बी उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और सी के कैपिटल को यूज कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। देन इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, दिस लाइन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, द आउटगोइंग पार्टनर और हिज स्टेट इज एंटाइटल्ड एट द ऑप्शन ऑफ हिमसेल्फ और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर वो रिटायरिंग पार्टनर जिंदा है तो वो खुद ऑप्शन चूज करेगा, अगर वो डेथ हो गई तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो चूज करेंगे कि वो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेंगे कि नहीं लेंगे। डेफिनेटली अगर उसकी इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल है वहां पर पड़ी है फर्म में, तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है? एट द इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम, जो उसका इन्वेस्टमेंट थी, कैपिटल थी, उसका 6% पर एनम के अकॉर्डिंग वो आप इंटरेस्ट भी ले सकते हो। आइदर वे आप चूज कर सकते हो, दोनों में से एक। तो वो आप पे डिसीजन है, वो रिटायरिंग पार्टनर पे डिसीजन है। अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो चूज करेंगे इलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन। आइदर दे कैन चूज टू गेट द 6% ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द डिसीज पर्सन, और या फिर वो जो शेयर ऑफ द प्रॉफिट है वो ले सकते हैं। तो आइदर दोनों नहीं ले सकते। प्रोवाइजो ऐड कर दी वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वहां पे मैं वापस चलता हूं वहां पर, क्योंकि वहां पर जो फर्स्ट पैराग्राफ था वहां पे एक लाइन की थी, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। अगर किसी पार्टनर का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, पार्टनर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसी की डेथ हो गई, भाई कोई आउटगोइंग पार्टनर सीज टू बी पार्टनर हो गया, इसको रिटायर कर दिया, तो वो शेयर नहीं ले सकता, वो इंटरेस्ट नहीं ले सकता 6 मंथ तक, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट नहीं ले सकते 6 मंथ तक, तो वो वैलिड होगा।
तो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझनी पड़ेगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे रूल्स को बाईपास कर रहे हैं, ये आपको समझना होगा. Then we have a second point that of section 37 proviso says that whereby contract between the partners an option is given to the surviving or continuing partner to purchase the interest of the deceased partner की डेथ होती है और इन केस अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अगर किसी की डेथ होती है तो जो डेथ हो रही है जिस पर्सन की पार्टनर की उसका जो शेयर है वो जो सर्वाइविंग पार्टनर्स है वो उसको परचेज कर सकते हैं. गॉट इट? परचेज कर सकते हैं. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और वहां पर डेथ हो गई किसी पार्टनर्स की एंड दैट ऑप्शन इज ड्यूली एक्सरसाइज और डेथ के बाद सी की डेथ के बाद ए और बी ने सी का जो शेयर था वो परचेज कर लिया. द स्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर or the outgoing partner or his state as the case may be is not entitled to any further or other share of profit. That means कि C अगर C की डेथ के बाद A और B ने C का शेयर खरीद लिया, उसने परचेज कर लिया C का शेयर कैपिटल को परचेज कर लिया, तो उसको तो C के उसके लीगल रिप्रेजेंट को लमसम पेमेंट कर दी. अब डेफिनेटली उसके लीगल रिप्रेजेंट हो जहाँ आउटगोइंग पार्टनर्स जो होगा वो शेयर में से प्रॉफिट में से अपना शेयर नहीं ले सकता, जहां वो इंटरेस्ट 6% नहीं ले सकता उस अपने कैपिटल पे जो उसने ऑलरेडी सेल कर दी है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. But if any partner assuming to act in exercise of the option does not in any material respect comply with the terms thereof, he is liable to account under the foregoing provision of this section. लॉ कहता है कि अगर जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है अगर वो किसी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट है जो उसमें जो मेंशन किया गया अगर उसको फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली वो लायबल होंगे. वो आउटगोइंग पार्टनर्स को वो पे करेंगे, शेयर पे करेंगे, उसका प्रॉफिट पे करेंगे जो भी उसका शेयर बनता है, या फिर वो उसको इंटरेस्ट 6% पर एनम वो उसको देना पड़ेगा जब अगर वो कंप्लाई नहीं करते. ये इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली अगर वो परचेज नहीं करते देन दे हैव टू पे द शेयर इन द प्रॉफिट और दे हैव टू पे द इंटरेस्ट 6% पर एनम अकॉर्डिंग टू जो भी उसका रूल है उसको पे करना पड़ेगा. तो ये इंपॉर्टेंट था. देन वी हैव द एंड लास्ट सेक्शन जो हमारा है दैट इज रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म. लॉ कहता है कि गारंटी कौन देता है? श्योरिटी देता है. अगर भाई फर्म में चेंज लेके आए हो तो श्योरिटी को तो बता दो कि हम लोग ये चेंज कर रहे हैं, हम पार्टनर्स को ऐड कर रहे हैं, नया पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी की डेथ हो गई है, हम 2 पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं, तीसरे की डेथ हो चुकी है. वो जो चेंज हो रहा है ना फर्म में वो आपको श्योरिटी को बताना होगा. अगर विदाउट गिविंग नोटिस टू दैट श्योरिटी अगर आप उसको चेंज कर रहे हो फर्म को तो डेफिनेटली श्योरिटी जो है वहीं पर उसकी जो श्योरिटी थी जो गारंटी थी वो रिवोक हो गई, वो डिस्चार्ज हो गया फ्रॉम द डेट जब आपने फर्म में चेंजेस लेके आए हो. तो सेक्शन 30 सिंपल सेज दैट अ कंटिन्यूइंग गारंटी अगर कोई कंटिन्यू गारंटी दे रहा है चाहे वो थर्ड पर्सन को दे रहा है फर्म के बिहाफ पे कि ठीक है जी आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो फर्म के साथ, डोंट वरी मैं बैठा हूं, अगर ये पे ना करेंगे तो मैं पे कर दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ कंटिन्यू गारंटी, जब तक ये बिजनेस करता रहेगा मैं कंटिन्यू गारंटी पे दे रहा हूँ, आप बेफिक्र रहो. तो ये कंटिन्यू गारंटी है राइट. तो अ कंटिन्यू गारंटी गिवन टू द फर्म और टू अ थर्ड पार्टी, चाहे वो फर्म को दे रहे हो चाहे वो थर्ड पार्टी को दे रहे हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन फर्म. अगर कोई भी थर्ड पार्टी फर्म के साथ ट्रांजेक्शन करी या फर्म जो है थर्ड पार्टी से ट्रांजेक्शन करी और वहां पर आपने गारंटी दी है तो डेफिनेटली इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी revoked as to the future transaction from the date of any change in the constitution of the firm. Constitution of the firm में अगर कोई changes हुआ, constitution of the firm क्या है? 2 पार्टनर है जी, एक ऐड हो गया, चेंज हो गई फर्म, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया राइट. लाइक जैसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वैसे हमारा फर्म में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन फर्म चेंज हो गया, पहले 2 थे अब 3 हो गए, अब 4 हो गए, तो वो चेंजेस होते रहते हैं. अब एक की डेथ हो गई तो 2 कहते हैं हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं बिजनेस. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है फर्म में. अगर जनरल रूल क्या है कि अगर फर्म में चेंज हो गया तो अगर आपने श्योरिटी को नहीं इंटीमेट किया, नोटिस नहीं दिया, तो डेफिनेटली उस दिन जब आपने चेंज किया फर्म को उस दिन से उसकी कंटिन्यू गारंटी रिवोक हो गई, खत्म हो गई. बट द थिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट, वहां पे वर्ड लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी. अगर श्योरिटी के बीच एंड फर्म के बीच में अगर थर्ड पार्टी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई अगर फर्म चेंज हो रही है ना उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है तो जो कंटिन्यू गारंटी है वो खत्म नहीं होगी, वो रिवोक नहीं होगी, जिसके लिए वहां पर जो श्योरिटी उसने सिग्नेचर भी किए हैं, थर्ड पार्टी ने भी सिग्नेचर किया, फर्म के जो पार्टनर्स ने भी सिग्नेचर किए हैं. दैट मींस वहां पर एग्रीमेंट हो चुका है कि इन स्पाइट ऑफ चेंज इन द फर्म द गारंटी गिवन बाय द श्योरिटी कैन नॉट बी रिवोक्ड ऑटोमेटिकली.
तो डेफिनेटली चेंज होगा, चेंज होने के इंस्पाइट ऑफ दैट चेंज जो सी कॉन्टिन्यूटी है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। बट दिस इज द रूल ऑफ सेक्शन 38 एज अ जनरल रूल। अगर आपने श्योरिटी को नहीं इंटीमेट किया, उसको नोटिस नहीं दिया रिगार्डिंग द चेंज ऑफ द फर्म, तो डेफिनेटली द कॉन्टिन्यूटी गारंटी गिवन बाय द श्योरिटी ऑटोमेटिकली रिवोक्ड। So this is all about section 35 to section 38. These are the important section जो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू में नंबर ऑफ टाइम्स पूछे जाते हैं। प्लीज इसको ध्यान में रखना कि मैं हमेशा कंसंट्रेट करता हूँ बेरेट लैंग्वेज को। बेरेट लैंग्वेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप जुडिशरी में कंपटीशन दे रहे हो, चाहे वो एडीए में कंपटीशन दे रहे हो, चाहे किसी भी कंपटीशन में आप दे रहे हो, द जुडिशरी चाहे एडीए चाहे किसी भी कंपटीशन में, आपको लैंग्वेज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दैट्स द रीजन कि मैं आपको बेरेट लैंग्वेज ज्यादा करवाता हूँ। डेफिनेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैं उसमें केस लॉ भी ऐड करता हूँ। डेफिनेटली वो आप अपने आप ध्यान रखना, जिसमें मैंने केस लॉ ऐड कर दिया, दैट मीन्स टू से वो मेन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। होप कि आपको समझ लग गया होगा। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आप कमेंट करके कर देना, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। एंड मेक श्योर कि आप शेयर करते रहो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।